Guys, today we will discuss chapter 15 of Modern History Spectrum, the emergence of Gandhi. And the first point is Gandhiji political guru was G.K. Gokhale and Gandhiji's spiritual guru was Guru Srimad Rajkumarji. Now we will see or look into Montagu-Chelmsford Reform and Government of India Act of 1919. So in earlier videos we have discussed about the Augustus Declaration, which basically says कि now if you ask the self-rule or we say like self-government or home rule could not be termed as sedition, since attainment of self-government for India now become a government policy. But as we all know, the British government was never prepared or to part with or even share its power with Indians, once again resorted to the policy of carrot and stick. See, still the structure of the government is centralized. So what is carrot in this carrot and stick policy is Montagu-Chelmsford reform and stick is Rowlatt Act. तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन 1918, जो कि बेसिकली बनता है मोंटेगो-क्लेम्सफोर्ड, और बेस्ड ऑन दिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इनेक्ट किया जाता है। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है, इसने नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में हमें पता चलता है। नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की, वो लेजिस्लेटिव को आंसरेबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इन द सेंस। तो यहाँ पे नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का हम ऑल इंडिया लेवल पे देखने के लिए मिलता है इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इंपॉर्टेंट चेंज अगर हम देखें तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है फॉर इंडिया का मोंटेगो, ठीक है, वो अब जो पेड किए जाएंगे, पहले क्या होता था कि जो इंडिया का वेल्थ है वहाँ से उनको पे किया जाता था, बट अब वो ब्रिटिशर्स के थ्रू ही पे किया जाएगा, इंडिया का इसमें वहाँ से पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे डेआर की इंट्रोड्यूस होती है, वो कहाँ पे, हमारे प्रोविंशियल लेवल पे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो डिवाइड किए जाते हैं दो लिस्ट में, जैसे कि रिजर्व लिस्ट एंड ट्रांसफर लिस्ट। तो जो रिजर्व लिस्ट है, यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट देखते हैं, जैसे कि रिवेन्यू है, पॉलिसी है, जेल है, जुडिशियल एक्ट है, प्रेस है। वहीं पे जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है वो थोड़ी लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि और लेस इंपॉर्टेंट और मोर कंपल्सन, मतलब उसमें काम धाम ज़्यादा है, और वो इन द सेंस की रिवेन्यू इन सब में मतलब मनी का जो कंट्रोल है वो उसमें ज़्यादा नहीं है। तो हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हमारे ट्रांसफर सब्जेक्ट हो गए। तो रिजर्व सब्जेक्ट बेसिकली कौन एडमिनिस्टर करता है, ये एडमिनिस्टर करता है गवर्नर, और किसके थ्रू करता है, थ्रू हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। और जो वहीं पे ट्रांसफर सब्जेक्ट है जो लेस इंपॉर्टेंट है, वो कौन एडमिनिस्टर करता है, मिनिस्टर्स एडमिनिस्टर करते हैं, नॉमिनेटेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो गवर्नर है वो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जैसे कि हम मिनिस्टर्स को देखते हैं जो कि लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो रिजर्व्ड वाले सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम लुक्ड आफ्टर बाय द ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और यहाँ पे कोई जो गवर्नर है रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर, नॉट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। जो हमारी ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो जो गवर्नर को रिस्पॉन्सिबल है, बट लेजिस्लेटिव काउंसिल को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहीं पे हम देखते हैं कि लंदन में एक न्यू पोस्ट बनाई जाती है जिसे कहते हैं हाई कमिश्नर। फर्स्ट हाई कमिश्नर क्या थे, विलियम स्टीवसन मेयर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे कि हमने बताया कि उनके पास ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, वो रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर और एंड हैड टू रिजाइन इफ नो कॉन्फिडेंस मोशन वाज पास अगेंस्ट देम बाय द लेजिस्लेचर, जैसे कि हम देखते हैं कि प्रेजेंटली हमारा जो सिस्टम है वहाँ पे। और जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेजिस्लेचर को, बट किसको रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नर को। यहाँ पे हम देखते हैं कि इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रोविंसेस में, तो क्या होता है कि गवर्नर जो है, जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, उसको ले सकता है वापस। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि जो वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जिसमें 8 मेंबर्स है, उसमें अब हमको 3 मेंबर जो है इंडियन का देखेंगे उसमें, ठीक है। पहले जो लीग थी हमारी, उन्होंने डिमांड किया था कि हमें हाफ कम से कम रिप्रेजेंटेशन चाहिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, बट यहीं पे हम देखते हैं कि 3 इंडियन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में है। अब हम देखते हैं कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको 1919 एक्ट के अंडर में एक्सपेंड किया जाता है, जहाँ पे जो 70% मेंबर हैं वो इलेक्टेड होंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम डायरेक्टली इलेक्शन का रोल देखते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम है डायरेक्टली इलेक्टेड पीपल, ठीक है, इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, नॉट इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि सिस्टम ऑफ कम्युनल एंड क्लास इलेक्टोरेट जो है वो फर्दर कंसोलिडेट और एक्सपेंड किया जाता है, जैसे कि सिक्स को यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट मिलता है, एंग्लो इंडियंस को मिलता है, क्रिश्चियंस को मिलता है। देन वी सी की जो विमेंस हैं उनको भी राइट दिया गया है, राइट टू वोट। देन वी सी द काउंसिल ऑफ स्टेट का टेन्योर क्या है, यहाँ पे 5 ईयर्स है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर है। वहीं पे जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका टेन्योर कितना है, 3 ईयर्स का। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो क्या है, बाई कैमरल है। बाई कैमरल मतलब यहाँ पे हमें 2 हाउस देखने के लिए मिलते हैं, जैसे प्रेजेंटली हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा। तो 1919 एक्ट के अंदर में काउंसिल ऑफ स्टेट थी और एक है लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि लोअर हाउस थी। तो काउंसिल ऑफ स्टेट की 5 ईयर और लेजिस्लेटिव असेंबली 3 ईयर। यहाँ पे मेल ओनली पाए जाते थे, 16 मेंबर थे, जहाँ पे 26 नॉमिनेटेड थे और 34 डायरेक्टली इलेक्टेड थे। तो और वहीं पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसका टेन्योर हमारा 3 ईयर्स है, इसमें 145 टोटल थे, जिसमें से 41 नॉमिनेटेड थे और 104 जो है डायरेक्टली इलेक्टेड। तो डायरेक्टली इलेक्टेड यहाँ पे मेजॉरिटी में आ जाते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारा बाइकैमरल इंट्रोड्यूस, ये मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कांग्रेस रिएक्शन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन रखा था अगस्त 1918 में, वहाँ पे बॉम्बे में, ठीक है।
कौन थे इस टाइम पे प्रेसिडेंट? हसन इमाम प्रेसिडेंसी थे, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो 1919 के रिफॉर्म है इस सेशन में, कौन से सेशन में? स्पेशल सेशन इन बॉम्बे, हसन इमाम प्रेसिडेंसी के अंदर, कि वो डिसअपॉइंटेड है और डिससेटिस्फैक्ट्री है और डिमांड करते हैं इफेक्टिव सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टेड, ठीक है। आफ्टर अगस्तस डिक्लेरेशन होता है, क्योंकि ये अगस्त डिक्लेरेशन के बाद में ये सेशन होता है, क्योंकि वो तो 1919 में आते हैं ना एक्ट हमारा। तो ये जो स्पेशल सेशन था बॉम्बे में, यहाँ पे ये डिसअपॉइंटिंग बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रिजेक्ट करते हैं 1919 रिफॉर्म को, वाइल स्टिल ट्राई टू कोऑर्डिनेट विद ब्रिटिशर्स फॉर्म इंडियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट, कि ये एक सेक्शन है हमारा किसके अंडर में? कांग्रेस के अंडर में, कि जिन्होंने कुछ कहते हैं कि हम 1919 के रिफॉर्म को रिजेक्ट करते हैं, वाइल स्टिल इन द कांग्रेस देयर आर सम पीपल हु स्टिल बिलीव इन द बेनेवलेंस ऑफ ब्रिटिशर्स। तो वो क्या बनाते हैं? फॉर्म करते हैं इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। कौन है वो फाउंडर? कौन है इसके? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। अदर्स हैं हमारे सप्रू जी, तेज बहादुर सप्रू, फिर भी एस शास्त्री जी, MR जयकर, ये ठीक है। यहाँ पे फिर हम और देखते हैं कि जो मोंटेगो रिफॉर्म है इसको अनवर्दी और डिसअपॉइंटिंग बताया था, सनलेस डाउन बाय तिलक, की स्टेटमेंट्स के रूप में आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो एनी बेसेंट है वो कहते हैं कि अनवर्दी ऑफ इंग्लैंड टू ऑफर और इंडिया टू एक्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेकिंग ऑफ गांधी। तो अर्ली करियर के बारे में पढ़ते हैं और उनका एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ इन साउथ अफ्रीका। तो मोहनदास करमचंद गांधी, जो बेसिकली कब उनका जन्म होता है? 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर गुजरात में, जो प्रिंसली स्टेट है काठियावाड़, वहाँ पे। अगर हम इनके कॉलेज की बात करें तो इनका कॉलेज कहाँ से था? सामलदास कॉलेज, भावनगर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी जी 1898 में साउथ अफ्रीका जाते हैं इन कनेक्शन विद केस इन्वॉल्विंग हिज क्लाइंट दादा अब्दुल्ला, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे 1914 तक रुकते हैं, फिर जनवरी 1915 में हम इनका वापस रिटर्न देखते हैं इंडिया में। रिटर्न होते हैं 15 जनवरी 1915। तो यहाँ पे एक इंसिडेंट होता है कि वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम विक्टोरिया टू डरबन उनको ट्रेन से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं कि इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, 3 कैटेगरी के इंडियंस बेसिकली रहते थे साउथ अफ्रीका में जब वो वहाँ पे गए। पहले थे इंडेंचर्ड इंडियन लेबर, जो कि मेनली साउथ इंडिया से थे और जो कि हु हैड टू माइग्रेट टू साउथ अफ्रीका आफ्टर 1890 टू वर्क शुगर प्लांटेशन। सेकंड हम देखते हैं मर्चेंट क्लास थे, ठीक है, जो कि मोस्टली मुस्लिम्स थे, जो कि हु हैड फॉलोड द लेबर का काम करते थे। और तीसरा हम देखते हैं एक्स इंडेंचर लेबर, जो कि सेटल डाउन हुए थे अपनी फैमिली के साथ में साउथ अफ्रीका में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट। तो जो मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल है गांधी जी का, जो कि 1894 से लेकर 1906 में तक हम देखते हैं साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे हम देखते हैं कि टू यूनाइट डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियन, गांधी जी क्या सेटअप करते हैं? नेटल इंडियन कांग्रेस का 1894 में। और कौन सा पेपर स्टार्ट करते हैं? इंडियन ओपिनियन। तो ये आ सकता है कि इंडियन ओपिनियन जो पेपर था वो किसने स्टार्ट किया था, कहाँ स्टार्ट किया था? तो गांधी जी का था, साउथ अफ्रीका में बेसिकली इन्होंने स्टार्ट किया था। और 1904 में हम इनका एक फिनिक्स फार्म देखते हैं जो कि नेटल में बनाया गया था, तो 1904 में हम यहाँ पे इनके एक यूरोपियन फ्रेंड के बारे में जानते हैं, जो कि है चार्ल्स एंड्रयू, जिसको बेसिकली नाम दिया गया था दीन बंधु, कंपेनियन ऑफ गांधी जी, ठीक है। ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो है, कब तक? 1925 से लेकर 1927, अलॉन्ग विद गांधी जी। ये गांधी जी के साथ में जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी वहाँ पे भी गए थे, चार्ल्स एंड्रयू। नेक्स्ट हम बात करते हैं गांधी जी का फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह 1906 से लेकर 1914 तक, ठीक है। इस फेज में क्या होता है कि ये बिगिन हमने बता दिया है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक बाय द यूज ऑफ मेथड ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सिविल डिसोबीडियंस विच गांधी जी नेम्ड एज सत्याग्रह। यहाँ पे हम देखते हैं कि गांधी जी क्या बनाते हैं? पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सत्याग्रह अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 1906। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो साउथ अफ्रीका में है वहाँ पे एक नया लॉ बनता है कि जहाँ पे कंपलसरी कर दिया जाता है इंडियंस के पास में कि उनके पास ऑल टाइम एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद देयर फिंगरप्रिंट्स। थर्स वॉज बॉर्न सत्याग्रह डिवोशन ऑफ ट्रूथ और टेक्निक ऑफ रेजिस्टेंस एडवर्सिटी विदाउट वायलेंस। तो ये बेसिकली सत्याग्रह के बारे में बताया गया है। इसी ये जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट था, इसी सत्याग्रह के अंडर में गांधी जी को फर्स्ट टाइम जेल हुआ था और हु रिफ्यूज टू रजिस्टर देमसेल्फ। इन द एंड देयर वॉज अ प्रॉमिस सेटलमेंट। तो यहाँ पे एक एंड में प्रॉमिस सेटलमेंट हो जाता है। तो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट टाइम गांधी जी को जो जेल हुई थी वो किस सत्याग्रह के अंडर में हुई थी और कहाँ हुई थी? तो साउथ अफ्रीका में एक सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में उन्होंने जब अपनी वॉइस रेस की थी 1906 में, तब उनको फर्स्ट टाइम जेल हुआ था। फिर हम देखते हैं कैंपेन अगेंस्ट रजिस्ट्रेशन ऑन इंडियन माइग्रेशन। यहाँ पे इंडियंस जो है उनको डिफाइड कर दिया जाता है दिस लॉ बाय क्रॉसिंग ओवर वन प्रोविंस टू अनदर एंड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस लाइसेंस। तो यहाँ पे इसके अगेंस्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडियन माइग्रेशन के ऊपर पे भी ये कैंपेन करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैंपेन इनकी पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिज। यहाँ पे हम एंड में स्मूथ एग्रीमेंट देखते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि पोल टैक्स लगता है 3 पाउंड का ऑन वॉज इम्पोज ऑन ऑल एक्स इंडेंचर जो इंडियंस है, जो कि वहाँ पे अपने बच्चों के साथ में रह रहे थे। तो ये डिमांड करते हैं फॉर अबॉलिशन ऑफ पोल टैक्स वाइडन द बेस ऑफ कैंपेन। जब इन्होंने इसके बारे में डिमांड किया तो जो इनका कैंपेन चल रहा था वो और वाइड हो जाता है। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर विच इनवैलिडेट, एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है जहाँ पे वो जितनी भी शादियाँ की गई हैं, जहाँ पे जो क्रिश्चियन राइट्स और रिचुअल्स हैं व्हाटएवर वो यूज़ नहीं किए गए हैं शादी में, तो वो शादी को इनवैलिडेट कर देते हैं और उसके रजिस्ट्रेशन भी नहीं करते हैं। तो इसके अगेंस्ट में ये वॉइस रेस करते हैं कि यहाँ पे एंगर इनका मतलब
और रजिस्टर बाय रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस ड्यू द एंगर ऑफ द इंडियन एंड अदर्स हु आर नॉट क्रिश्चियन। तो इसके अगेंस्ट में यहाँ पे होता है, एंड में हम देखते हैं स्मूथ एग्रीमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रांसफर इमिग्रेशन एक्ट। यहाँ पे इंडियंस जो हैं प्रोटेस्ट करते हैं ट्रांसफर इमिग्रेशन एक्ट, जहाँ पे जो होता है इलीगली माइग्रेटिंग फ्रॉम नेटल इनटू ट्रांसफर। तो गवर्नमेंट हेल्प करती है कि इंडियंस को जेल में लेके जाती है, और जो माइनर हैं प्लांटेशन वर्कर हैं वेंट ऑन अ लाइटनिंग स्ट्राइक। यहाँ पे इंडिया में जो गोखले जी हैं वो पूरा कंट्री का मतलब टूर पे थे और पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज कर रहे थे इन सपोर्ट ऑफ इंडियंस इन साउथ अफ्रीका पे इसी टाइम में। यहाँ पे जो इवन जो वो वॉइस रॉय थे लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने इसको कंडेम किया था रिप्रेशन को एंड कॉल फॉर इम्पार्शियल इंक्वायरी। नेक्स्ट वी सी टॉल्स्टॉय फार्म। ये कब फाउंड किया गया था? ये सेकंड फार्म था। फर्स्ट कौन सा था हमारा? फिनिक्स फार्म 1904 जो नेटल में ओपन हुआ था। फिर सेकंड फार्म था टॉल्स्टॉय फार्म 1910 में, जो कि गांधी जी से एसोसिएटेड था। हरमन कैलनबैक, ये भी गांधी जी के एक एसोसिएट थे, ठीक है। ये जो नाम थे ये किसने रखा था? हरमन कैलनबैक ने। तो जो गांधी जी थे बेसिकली किससे इंस्पायर थे? लियो टॉल्स्टॉय जो थी, उनकी एक किताब थी किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, जहाँ से उन्होंने आइडिया लिया था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लव नेसेसरी है, कि लव से सारी प्रॉब्लम जो हैं सॉल्व हो जाएंगी। तो बेसिकली जो टॉल्स्टॉय फार्म है इसी आइडिया पे फॉर्म किया गया है। और हम देखते हैं इट वॉज टू हाउस अ फैमिली ऑफ सत्याग्रहीज एंड गिव देम अ वे टू सस्टेन देमसेल्फ। यहाँ पे जो सत्याग्रहीज थे वो रहते थे, अपने आप को सस्टेन करते थे। टॉल्स्टॉय फार्म वाज द सेकंड ऑफ इट्स काइंड एस्टैब्लिश्ड बाय गांधी जी। फर्स्ट फिनिक्स फार्म था 1904 में। जो फिनिक्स फार्म था वो किससे इंस्पायर्ड था? जो जॉन रस्किन की किताब थी ऑन टू इट्स लास्ट। जॉन रस्किन से गांधी जी क्या सीखते हैं? आइडिया ऑफ सर्वोदय, कि सबको अपलिफ्टमेंट करने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो गांधी जी जॉन रस्किन से ही लेते हैं, ठीक है। इनकी किताब थी ऑन टू दिस लास्ट। एज एट फिनिक्स सेटलमेंट, जो टॉल्स्टॉय फार्म 2 जो है और जो मैनुअल वर्कर हैं वेंट हैंड इन हैंड विद इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस की गई थी टू गिव ऑल राउंड डेवलपमेंट टू द बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये जो फार्म था ये वर्क कब तक किया था? 1913 तक, टॉल्स्टॉय फार्म। फिर हम देखते हैं गांधी जी के जब वो इंडिया में आते हैं 15 जनवरी 1915 को, उसके बाद में हम देखते हैं कि पहले तो वो बनारस जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाके वो थोड़ा उनकी स्पीच होती है। फिर इसके बाद हम उनके 3 मेजर स्ट्रगल देखते हैं जिसने मास मोबिलाइजेशन का यहाँ पे हम देखते हैं। तो वो पहला कौन सा था? चंपारण, देन अहमदाबाद, फिर खेड़ा सत्याग्रह, एंड देन हमारा रॉलेक्ट सत्याग्रह आता है। तो रॉलेक्ट सत्याग्रह से पहले हम ये 3 मेन चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा सत्याग्रह देखते हैं, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह हमारा फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। ये कब हुआ था? 1970 में। प्लीज रिमेंबर दीज ईयर्स, ओके। गांधी जी वॉज रिक्वेस्टेड बाय राजकुमार शुक्ला, जो कि एक लोकल मैन थे, कि वो जाएं और फार्मर्स की प्रॉब्लम को देखें जो कि इंडिगो प्लांटर हैं चंपारण बिहार में वहाँ पे। तो कौन थे? राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को ये रिक्वेस्ट की थी। यहाँ पे क्या होता है कि यूरोपियन जो थे वो पीसेंट को फोर्स कर रहे थे इंडिगो मतलब उगाने के लिए ऑन 320 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड, जिसे कहते हैं हमारा 3 कटिया सिस्टम। यहाँ पे पीजेंट को फोर्स भी किया जाता है कि आपको एक फिक्स्ड प्राइस में सेल करना होगा, चाहे कोई फ्लड हो या फिर ड्रॉट हो या फिर कुछ भी हो, आपको एक फिक्स्ड प्राइस पे ही सेल करना होगा, ठीक है। यहाँ पे जो पे तवान फॉर एग्जेप्शन फॉर इंडिगो कल्टिवेशन, की तवन पे करते थे अगर कोई एग्जेप्शन चाहिए इंडिगो कल्टिवेशन से, ठीक। यहाँ पे फिर हम देखते हैं एक अवब जो कि एक इरेगुलर इम्पोजिशन और डिक्लेयर इलीगल, ठीक है। इरेगुलर इम्पोजिशन कोई भी अगर टैक्स करते थे तो उसे कहते थे अवब। यहाँ पे गांधी जी ज्वाइन करते हैं इस मूवमेंट को राजकुमार शुक्ला जी के कहने पे। फिर जो अदर पर्सनैलिटीज़ हैं जैसे राजेंद्र प्रसाद है जिन्होंने इंडिया डिवाइडेड को लिखा था, फिर मजहर उल हक हैं, महादेव देसाई जी हैं, निहारी पारिक हैं, जेपी कृपलानी हैं, ये भी चंपारण में जाते हैं टू प्रोब इनटू द मैटर। और गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक कमेटी टू गो इनटू द मैटर एंड नॉमिनेटेड गांधी जी एज अ मेंबर। जो महादेव देसाई जी हैं ये गांधी जी के पर्सनल डायरिस्ट हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर हम देखते हैं गांधी जी कन्विंस करते हैं अथॉरिटीज़ को कि 3 कटिया जो सिस्टम है इसको अबॉलिश किया जाए। फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ पे पहुंचते हैं प्लांटर्स और अथॉरिटी के साथ बात करके। गांधी जी एग्री दैट कि 25% ऑफ मनी टेकन शुड बी कंपनसेटेड, कि जितना मनी प्रेजेंट से लिया गया है, प्लांटर से लिया गया है, उसका 25% उनको वापस देना होगा। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि गांधी जी वन फर्स्ट बैटल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था गांधी जी का फर्स्ट, यहाँ पे गांधी जी सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट हम उनका मूवमेंट देखते हैं अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। ये गांधी जी की फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी इंडिया में। तो मार्च 1918 में गांधी जी इंटरवेन करते हैं। एक डिस्प्यूट चल रहा था बिटवीन कॉटन मिल ऑनर ऑफ अहमदाबाद और जो वर्कर्स थे, किसके इशू के ऊपर में? ओवर द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्लग बोनर। यहाँ पे जो मिल ऑनर थे वो बोनस को विड्रू कर रहे थे और जो वर्कर्स थे वो डिमांड कर रहे थे राइज ऑफ 50% ऑफ वेजेस, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज आल्सो गोइंग ऑन, देयर वाज इकोनॉमिक प्रेशर ओवर द पीपल। सो दैट तो वर्कर्स डिमांडिंग 50% राइज इन देयर वे सो दैट दे कुड मैनेज द इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय द ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो ब्रिटिश ऑनर जो थे वो रेडी थे कि सिर्फ वो 20% जो वेज हाइक है उसे करेंगे, इसीलिए वर्कर्स ने स्ट्राइक की। तो यहाँ पे जो वर्कर थे मिल के
टर्न टू अनसुया साराभाई, जो कि यहाँ पे जो वर्कर्स थे उनके लिए फाइट कर रही थी। वो एक सोशल वर्कर थी हु वाज आल्सो अ सिस्टर ऑफ अंबालाल साराभाई जी, जो कि मिल ओनर थे तब, और प्रेसिडेंट ऑफ अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन। हम देखते हैं कि जो अनसुया साराभाई जी हैं वो फर्स्ट विमेन बनती हैं इंडिया से टू हैव ट्रेड यूनियन लीडर। फर्स्ट विमेन ट्रेड यूनियन लीडर कौन है इंडिया की? अनसुया साराभाई जी। तो अहमदाबाद मिल ओनर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन थे? अंबालाल साराभाई जी, जिन्होंने ये जो अहमदाबाद मिल ऑनर एसोसिएशन थी वो 1891 में फाउंड की थी टू डेवलप टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन अहमदाबाद। तो जो अनसुया बहन जी हैं वो गांधी जी के पास जाती हैं, गांधी जी से बोलती हैं कि प्लीज़ इंटरवीन और रिजॉल्व करो ये भी जो एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो यहाँ पे गांधी जी वर्कर्स से पूछते हैं कि मतलब वर्कर्स के साथ स्ट्राइक पे जाते हैं, डिमांड करते हैं 35 पर, मतलब डिमांड थी 50 की। गांधी जी ने स्ट्राइकर जो वर्कर्स थे उनसे बात करके 35% इंक्रीज इन वेज की बात करी इंस्टेड ऑफ 50। फिर एंड में क्या होता है कि वही ट्राइब्यूनल अवॉर्डेड वर्कर्स 35 वेज हाइक। तो यहाँ पे भी गांधी जी सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं उनके खेड़ा सत्याग्रह। ये भी हमारा 1918 में हुआ था। ये फर्स्ट नॉन कॉपरेशन था। तो चंपारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, खेड़ा जो था हमारा हंगर स्ट्राइक थी, और जो सॉरी खेड़ा नहीं, हमारा अहमदाबाद जो हमारी हंगर स्ट्राइक थी, और जो खेड़ा है हमारा फर्स्ट नॉन कॉपरेशन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था गांधी जी का। तो बेसिकली क्या होता है कि ड्रॉट की वजह से जो क्रॉप थी खेड़ा गुजरात में वो फेल्ड हो जाती है फॉर ऑब्वियस रीजन। तो जो रिवेन्यू कोड था उसके अकॉर्डिंग ये था कि अगर कोई यील्ड जो है was less than 1/4 of the normal produce, तो फार्मर्स जो हैं वो एंटाइटल्ड हैं टू रेमिशन, देयरफॉर दे जो फार्मर्स हैं नॉट हैव टू पे फुल लैंड रेवेन्यू टू गवर्नमेंट। तो जिससे क्या होगा कि डेब्ट ट्रैप में वो नहीं फंसेंगे। बट जो गुजरात सभा कंसिस्ट ऑफ पीसेंट सबमिटेड पिटीशन टू द हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी रिक्वेस्टिंग दैट रेवेन्यू असेसमेंट फॉर द ईयर 1919 बी सस्पेंडेड, कि जो रेवेन्यू असेसमेंट है 1992 उसे सस्पेंड कर दिया जाना चाहिए। तो गवर्नमेंट कहता है कि प्रॉपर्टी, फिर गवर्नमेंट जो है फार्मर्स की प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है और कहती है कि अगर आप टैक्स पे नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी सीज कर ली जाएगी। तो ये जो बेसिकली रेवेन्यू कोड है उसके अपोजिट में जा रहा है। तो यहाँ पे गांधी जी फार्मर्स को बोलते हैं कि भाई आपको टैक्स पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोला गया है। और यहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है और डिवोटेड गांधीयन जो है ग्रुप, जैसे कि हमारे निहारी पारेख, मोहनलाल पांडे, रविशंकर व्यास जी, ये गांव-गांव जाते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं विलेजर्स को। फिर अल्टीमेटली क्या होता है कि गवर्नमेंट आउट टू ब्रिंग एन एग्रीमेंट विद द फार्मर्स, और वो एग्री करते जो ब्रिटिश अथॉरिटी टू सस्पेंड द टैक्स फॉर अ ईयर इन अ क्वेश्चन एंड फॉर द नेक्स्ट रिड्यूस द इंक्रीज रेट एंड सेकंड रिटर्न ऑल द कन्फिस्केटेड जो प्रॉपर्टी उन्होंने की थी उसको भी रिटर्न करते हैं। तो ये प्रीवियसली जो रॉलेट एक्ट है उससे पहले के 3 गांधी जी के मूवमेंट थे जिन्होंने मास मूवमेंट को इंक्रीज किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, और पार्टिसिपेशन लेवल भी लोगों का बढ़ाया था, है ना। फिर हम देखते हैं रॉलेट एक्ट ऑफ 1919 एंड 1922। तो जो लॉर्ड हमारे क्लेम्सफर्ड थे वाइस रॉय, जब रॉलेट एक्ट पास हुआ 1919 में, तो कौन थे वाइस रॉय? लॉर्ड क्लेम्सफर्ड। ये जस्ट बिफोर 6 मंथ बिफोर द मोंटेगो क्लेम्सफर्ड, जो कि हमारी गैरट थी, और हमारा स्टिक हमारा क्या है? रॉलेट एक्ट। स्ट्रिक्ट कैसे है अभी हम देखेंगे, ओके। तो उन्होंने क्या किया कि मोंटेगो क्लेम्सफर्ड रिफॉर्म से 6 महीने पहले ही एक बिल लेके आए जिसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि जो there was a drought but the other is extension of defense of India regulation act 1915 मार्च 1919 में इसको पास कर दिया गया था। यहाँ पे ये ऑफिशियली क्या कहलाया जाता है? एनार्कियल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट, और पॉपुलरली नोन एज रॉलेट एक्ट। ये यहाँ पे बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन, किसकी रिकमेंडेशन पे? रॉलेट कमीशन की रिकमेंडेशन पे बनाया गया था, जिसके हेड किसने किया था ये कमीशन? ब्रिटिश जज थे हमारे सर सिडनी रॉलेट, उन्होंने किया था टू इन्वेस्टिगेट सिडिशियस कॉन्स्पिरेसी ऑफ द इंडियन पीपल। तो इस कमेटी ने रिकमेंड किया कि जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे कि सिडिशियस एक्टिविटी हो रही है, कि अगर किसी पे शक भी हुआ तो उसको नहीं है ना 2 साल के लिए इम्प्रीजन कर दिया जाएगा विदाउट गिविंग देम देयर ट्रायल, ठीक है, जो कि बेसिक राइट होता है कि अगर इम्प्रीजन किया जा रहा है तो रीज़न पता होना चाहिए, है ना। तो विदाउट इवन गिविंग देम अ ट्रायल दे डायरेक्टली इम्प्रीजन, और वो भी 2 ईयर्स के लिए। अगर उनको कोई सस्पिशन हुआ या फिर उनके पास कोई सिडिशियस न्यूज़ पाया गया तो उसके एविडेंस के बेसिस पे ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो जो ऑल द इलेक्टेड इंडियन मेंबर थे, जैसे कि जिन्ना जी, मदन मोहन मालवीय, मजहर उल हक, उनको रिजाइन इन द प्रोटेस्ट, इन्होंने रिजाइन कर दिया था प्रोटेस्ट के ड्यूरिंग। तो रॉलेट एक्ट रिपेल कर दिया गया था किसके थ्रू? 1922 में बाय लॉर्ड रीडिंग। अब हम सत्याग्रह देखते हैं अगेंस्ट रॉलेट एक्ट, जो कि एक फर्स्ट मास स्ट्राइक थी। तो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट बोला था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लैक एक्ट किसने बोला था? गांधी जी ने। गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह सभा भी बनाई थी 24 Feb 1919 में, जो कि पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रही थी, नॉन वायलेंस, रेजिस्टेंस, सिविल डिसोबीडियंस, इसके बारे में बात कर रही थी। कहाँ पे बनाई थी सत्याग्रह सभा? बॉम्बे में बनाई थी गांधी जी ने 24 Feb 1919 में। द फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट जो है चूजन इंक्लूडेड ऑब्जर्वेंस ऑफ नेशन वाइड, हड़ताल की जाएंगी, फास्टिंग, प्रेयर होगा, सिविल डिसोबीडियंस होगा अगेंस्ट दिस एक्ट, और जो कोर्टिंग, अरेस्ट एंड इम्प्रिजनमेंट। अप्रैल 1919 में हम देखते हैं फर्स्ट बिगेस्ट एंड मोस्ट वायलेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इंसर्जेंट्स इन 1857 में। यहाँ पे क्या होता है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, सर मिकेल ओडार, ये सेड टू हैव यूज्ड
एयर शाफ्टिंग अगेंस्ट वायलेंट प्रोटेस्टर, पहली बात तो वायलेंट नहीं थे, ठीक है, प्रोटेस्टर के अगेंस्ट में। यहाँ पे हम जलियांवाला बाग इंसिडेंट मैसेकर के बारे में बात करेंगे, जो 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो जो ये रॉलेट एक्ट है, इसके अंडर में जो अमृतसर था वो वर्सली अफेक्टेड रीजन और एरिया था, ठीक है। कैसे? तो क्या होता है कि 9 जो अप्रैल है, यहाँ पे क्या होता है कि 2 नेशनलिस्ट लीडर हैं, सैफुद्दीन किचकुले और डॉक्टर सत्यपाल, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है बाय द ऑफिशियल विदाउट एनी प्रोवोकेशन, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो ब्रिगेडियर जनरल थे, जनरल डायर, वो मार्शल लॉ जो है उसे इम्पोज कर देते हैं टू रिस्टोर ऑर्डर। जहाँ पे ये होता है कि कोई भी जो ग्रुप है, मोर देन 3 पीपल जो है, उनको अलाउ नहीं है कि वो एक साथ खड़े हों और कुछ भी हो, ठीक। तो जो डायर है, हाउएवर इशूड प्रोक्लेमेशन ऑन 13 अप्रैल, और 13 अप्रैल को क्या होता है, बैसाखी का डे था। तो यहाँ पे पीपल्स को फॉरवर्ड कर दिया गया था कि भाई आपको जो है ग्रुप में नहीं रहना है और कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करना है या फिर प्रोसेशन नहीं करना है, ये सब कुछ। बट वहाँ पे 13 अप्रैल को बैसाखी का डे था, और जो भाई विलेज की पॉपुलेशन है अनअवेयर ऑफ दिस इम्पार्शियल लॉ हैज़ बीन इम्पोज्ड और बाय द रेजिनाल्ड डायर जी। तो पॉपुलेशन आती है जलियांवाला बाग में, गैदर होती है, और अनार्म्ड होते हैं जो मैन वीमेन, इवन चिल्ड्रंस वर फायर्ड अपॉन एज दे ट्राई टू फ्ली। जब उनके ऊपर गोलीबारी स्टार्ट होती है तो वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बहुत लोगों की डेथ हो जाती है, ठीक है। ये बहुत ही क्रूर बोलूँगी मैं। यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जब ये इंसिडेंट हुआ तो उन्होंने नाइटहुड का जो उनको क्या बोलते हैं, रिनाउंस किया गया था उनको बाय जॉर्ज भी, उन्होंने वो टाइटल को रिनाउंस कर दिया था। और गांधी जी ने अपनी केसरी ए हिंद, जो उनको 1914 में लॉर्ड हार्डिंग ऑफ पेनब्रिस्ट ड्यूरिंग बोर वॉर में दिया गया था, केसरी ए हिंद का टाइटल, उसको भी गांधी जी ने गिव अप कर दिया था। गांधी जी ने वॉज ओवरवेल्ड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ टोटल वायलेंस, जिसकी वजह से उन्होंने 18 अप्रैल 1919 में ही ये जो मूवमेंट था इसको वापस ले लिया। अगर हम एपीजे टाइलर की बात करें, उनके अकॉर्डिंग जो जलियांवाला बाग मैसेकर था एक मैसिव मूवमेंट था व्हेन इंडियंस वर एलिनेटेड फ्रॉम ब्रिटिश रूल। 1919 का ये जो इवेंट था, इसने वर टू शेप पंजाब पॉलिटिक्स ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पे हम देखते हैं कि भगत सिंह जो थे इस टाइम पे वो 11 साल के थे जब ये जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, और भगत सिंह जी भारत नौजवान जो सभा है बनाते हैं टू अवेकन यूथ और इंस्टिल पैट्रियटिज्म और इंकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। आफ्टर द चौरी चौरा इंसिडेंट, उधम सिंह जी जो है हु बोर द नेम ऑफ राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, उन्होंने लेटर जो हमारे कौन थे, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब में कैलो डायर, इनको असैसिनेट कर दिया था। किसने? उधम सिंह जी ने, जिन्होंने राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम लिया था। फिर उधम सिंह को, जो कि गदर पार्टी के भी मेंबर थे, उनको हैंग कर दिया जाता है, फांसी की सज़ा दी जाती है 1940 में, उन्होंने जो भी किया उसके लिए। और उनकी जो राख है वो 1974 में इंडिया में रिटर्न की जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे हंगर कमेटी ऑफ इंक्वायरी बनाई जाती है टू लुक इनटू दिस जलियांवाला बाग मैसेकर। बेसिकली ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। प्लीज़ रिमेंबर दिस डेट। जो हंगर कमेटी ऑफ इंक्वायरी है, यहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है मोन्टागो, वो ऑर्डर करते हैं कि एक कमेटी बनाई जाए कि इस मैटर को देखा जाए। तो 14 अक्टूबर 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है कमेटी फॉर्मेशन का, जो कि कहलाई जाती है हंटर कमीशन, आफ्टर द नेम ऑफ चेयरमैन। इसके चेयरमैन कौन थे? लॉर्ड विलियम हंटर, सॉलिसिटर जनरल ऑफ स्कॉटलैंड। इस कमीशन का पर्पस क्या था कि इन्वेस्टिगेट करना जो रिसेंट डिस्टर्बेंस हुआ था बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब, और उसके कॉजेज का और मेजर को पता लगाना, टू कोप विद दैम। ये जो कमीशन है हंटर कमीशन, इसके अंदर 3 इंडियन मेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि चमन लाल हीरालाल सेतलवाड, जो कि वाइस चेयरमैन थे बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, वाइस चांसलर बॉम्बे यूनिवर्सिटी के, और पंडित जगत नारायण जी, जो कि मेंबर थे लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस के। और थर्ड मेंबर कौन थे इंडिया की तरफ से? सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, लॉयर और ग्वालियर स्टेट। कांग्रेस भी अपनी एक नॉन ऑफिशियल कमेटी जो है उसे अपॉइंट करती है, जो कि कौन हेड करते हैं? तेज बहादुर सप्रू जी। यहाँ पे और जो मेंबर हैं वो हमारे गांधी जी हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, CR दास है, MR जयकर है, अब्बास देव जी हैं। ये भी जो नॉन ऑफिशियल कमेटी जो बनाई जाती है कांग्रेस की, उसके मेंबर हैं। तो जो हमारी जो हंटर कमीशन है उसकी जो फाइनल रिपोर्ट आती है वो रिलीज़ करते हैं मार्च 1920 को, जहाँ पे जो डायर का एक्शन है उसको कंडेम किया जाता है, ठीक है। डायर जो रेजिनाल्ड हैं उसके एक्शन को किया जाता है। तो हंटर कमेटी जो है कोई इम्पोज नहीं करती उनके ऊपर में पहने या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, सिर्फ कंडेम करते हैं उनके एक्शन को। यहाँ पे ऑल्सो बिफोर हंगर कमीशन बिगेन इट प्रोसीडिंग, तो गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे हंगर दिया गया है, ये हंटर है, ओके। हंटर कमेटी इससे पहले अपना कुछ प्रोसीडिंग को बिगिन करते हैं। इससे पहले ही जो गवर्नमेंट है वो अपने ऑफिसर्स को बचाने के लिए इंडेमनिटी एक्ट लेके आते हैं, जिसको बोला जाता है वाइट वॉशिंग बिल, ठीक है। ये वॉज सीवियरली क्रिटिसाइज बाय मोतीलाल नेहरू। तो जो हाउस ऑफ कॉमन में चर्चिल जो थे कंडेम करते हैं अमृतसर के ये जो एक्ट हुआ था, इसे मॉन्स्ट्रस बोलते हैं। और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के H हस्क्वेथ, वो भी बोलते हैं वन ऑफ द वर्स्ट आउटरीच इन द होल ऑफ आर हिस्ट्री। इन द एंड क्या होता है कि जो डायर है उसको गिल्टी फाउंड किया जाता है ऑफ अ मिस्टेक नोशन ऑफ ड्यूटी, और रिलीव्ड ऑफ हिज कमांड इन मार्च 2020 में,
और उसको इंग्लैंड बुला दिया जाता है। कोई लीगल एक्शन उसके खिलाफ नहीं होती है, उसकी जो हाफ पेमेंट है उसको ले लिया जाता है और उसको आर्मी पेंशन मिलती है। ये जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, यहाँ पे बहुत सारे जो पीयर्स थे उसमें उन्होंने डायर को फेवर भी किया था, उसके लिए फंड भी इवन कलेक्ट किया जा रहा था। जैसे कि एक मॉर्निंग पोस्ट जो है वो रेस करती है 26,000 पाउंड फॉर डायर। आ फेमस कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फंड वॉज जो रॉयार्ड किपलिंग थे, जिन्होंने जंगल बुक लिखी है, ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर थे यहाँ पे। स्ट्रेंजली इनफ यहाँ पे हम देखते हैं कि जो क्लर्जी हैं गोल्डन टेम्पल में, कौन, अरूर सिंह जी, वो भी डायर को डिफेंड करते हैं और उनको क्या बोलते हैं, सिख बोलते हैं। डायर को ऑनर करते हैं बाय द प्रीस्ट ऑफ श्री दरबार साहिब अमृतसर वॉज वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड। यही रीज़न था कि जो हमने प्रीवियस हमारे रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल रिलीजियस मूवमेंट, उसमें हमने देखा था दरबार गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था। इसी रीज़न की वजह से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कि डिमांड हुई कि जो जो मैनेजमेंट है गुरुद्वारे का उसको रिफॉर्म किया जाए। रिकॉल अगर आप कर सकते हैं, खाली मूवमेंट जो हुआ था प्लीज रिकॉल। फॉर दैट्स इज फॉर टुडे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।